हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो BPSC 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का 10th यूनिट आज हम देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है इज द पॉलिटिक्स दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स दैट अकर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस। मतलब चुनाव के उपलक्ष्य में जिस तरीके की पॉलिटिक्स हम अपने आसपास देखते हैं वही होती है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। लेकिन बात ध्यान देने वाली ये है कि जो इलेक्शंस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इससे पहले ही शुरू हो जाती है। और इसीलिए जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें सिर्फ अकरेंस ऑफ इलेक्शंस की बात नहीं की जाती कि इलेक्शंस होने वाले हैं तो फिर हम यहाँ पर पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसा नहीं होता। मेन मकसद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में उतरी हैं वो कैसे लोगों को मोबिलाइज करती हैं, कौन कौन से मुद्दे वो उठाती हैं जो कि उनको अफेक्ट करते हैं वोटिंग के टाइम पे। मेन मकसद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये होता है, जहाँ पर ये देखा जाता है साथ ही साथ कि जो इलेक्शंस हैं क्या वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं, क्या किस तरीके का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है, कौन कौन से सोशल ग्रुप से लोग निकल के आ रहे हैं वोट देने के लिए, ताकि हम सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी को मेजर कर सकें। तो ये मतलब होता है पूरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो 1951 में हम सभी जानते हैं कि पहले जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं और 1950 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की स्थापना कर दी जाती है, जहां पर एक इंसान जो कि 18 साल या 18 साल से ऊपर का है वो अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान दे सकता है। और यहीं से इंडिया की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी का एक हॉलमार्क माने जाते हैं। और सिमिलरली सेम ही पैटर्न यहाँ पर इंडिया में भी डेवलप किया हुआ है, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन है एक हमारा इंस्टीट्यूशन जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार है। वहीं स्टेट असेंबलीज और बाकी सारे जो इलेक्शंस होते हैं लोकल बॉडीज़ के निचले लेवल तक भी हम यहाँ पर इलेक्शंस का सहारा लेते हैं, जो कि अच्छी बात है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनिंग द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट्स। तो इंडियन स्टेट की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे, जहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तो बात की ही जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ पार्टी सिस्टम्स, लीडरशिप और जो भी सारी चीज़ें इलेक्शंस के साथ रिलेटेड होती हैं इंडिया में, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर इस लिटरेचर में पढ़ा जाता है, जिसको हम सेफोलॉजी के नाम से जानते हैं। इस लिटरेचर में हमें ब्रॉड फीचर्स के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो डेवलप होती है विद टाइम। तो यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक हम कवर कर चुके हैं, और शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि कैसे जो स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया है वो कैसे पॉपुलर बना। जहाँ पर 1950s से 60s तक जो कांग्रेस है उसने अपना राज किया। उसके बाद 1960s आते आते कांग्रेस का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। फिर 1970s से 80s का समय आया, जहाँ पर स्टेट लेवल की पार्टीज एमर्ज होना शुरू हुई और उनके प्रोमिनेंट लीडर्स भी उनका अच्छा खासा रोल रहा उनके सपोर्ट बेस को गैदर करने के लिए। फिर 1980s से 1990s का समय आता है, जहाँ पर रीजनल लेवल की पार्टीज भी अब आने लगती हैं, जो कि अपने अलग मुद्दे, अपनी अलग सोशल ग्रुप्स की आइडेंटिटी के साथ ही साथ उनकी एस्पिरेशंस को भी रिप्रेजेंट करने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आती हैं। और यहीं से शुरुआत होती है इंडिया की पॉलिटिक्स की। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम चरण सिंह को देखें तो चरण सिंह यूपी से आने वाले एक पॉलिटिशियन है जो कि अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं अपना पॉलिटिक्स में। और उस समय की जो लीडरशिप हुआ करती थी होम स्टेट में, वहाँ वो पॉलिसी मेकिंग में भी भाग ले चुके हैं अंटिल द 1960s। और वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा रोल प्ले किया है पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में एट द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब वो जनता पार्टी की सरकार में अपना काम कर रहे थे। और ये एक लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि कैसे जो पॉलिटिक्स कांग्रेस के डोमिनेंस से शुरू हुई, कैसे धीरे धीरे आते आते रीजनल लेवल के लीडरशिप तक ये पॉलिटिक्स का सफ़र रहा। यही चीज़ हम इस पूरे यूनिट में देखेंगे। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो ये इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो सिर्फ स्टेट्स तक कन्फाइंड नहीं रहती, बल्कि स्टेट लेवल, रीजनल लेवल और इवन नेशनल लेवल तक भी इनका अच्छा खासा असर पड़ता है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो स्टेट होती है वो, उनकी जो पार्टी होती है, भले ही वो स्टेट लेवल की पार्टी हो नेशनल लेवल की पार्टी हो, वो दोनों ही पार्टिसिपेट करती हैं। और कोई कोई तो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़ के साथ भी और अलायंस बना के भी इनमें पार्टिसिपेट करता है, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे एक हेल्दी कंपटीशन भी पैदा होता है।
अगर मैं इलेक्शंस की बात करता हूँ इंडिया में, तो इलेक्शंस को स्टडी किया जाना लगा यहाँ पर 1960s से, और 3 तरीके के अप्रोचेस से इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उनको स्टडी किया जाता था, जिसमें सर्वे रिसर्च आता है, इकोलॉजिकल एनालिसिस आता है। इन दोनों के बारे में फर्स्ट यूनिट में ही हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा आता है फील्ड वर्क और एथनोग्राफी। तो फील्ड वर्क और एथनोग्राफी अगर मैं बात करूँ, तो ये जो स्टडीज़ होती हैं ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स को स्टडी करती हैं, जिसमें कि इलेक्शंस, पार्टीज, लीडरशिप और पैटर्न्स ऑफ मोबिलाइजेशन को स्टडी किया जाता है। और ये सारी चीज़ें 1990s से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनने लगी हैं। और जो इसका लीडिंग रोल रहता है, जो संस्था इन्हें स्टडीज़ को कंडक्ट कराती है, उसका नाम है सेंटर फॉर द स्टडीज़ ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, TSDS। इनमें यही मतलब होता है कि किस तरीके से हर एक एस्पेक्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को कैसे मोबिलाइज कर रही है। कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि इलेक्शंस को ही अपना मुद्दा बना रही है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो कोई अपने लीडर्स को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लीडर को देखकर उसके तरफ आकर्षित हों, और कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि अलग अलग मेजर्स अपना रही हैं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। यही सारी चीज़ें इस CSDS नाम की जो संस्था है वो स्टडी करती है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इंडिविजुअल ऐसे भी होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली इन सभी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेनली वोटिंग पैटर्न्स पर ही निर्धारित किए जाते हैं एज अ मैटर ऑफ एनालिसिस। हम सभी ने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के बारे में सुना होगा। ये यही इंडिविजुअल स्कॉलर्स द्वारा स्टडी की जाती है, जहाँ पर जैसे ही लोग वोटिंग करके एग्जिट लेते हैं तो उनका पोल लिया जाता है कि कौन सा आपका मुद्दा था, कौन सी पार्टी आपको पसंद है, आपके क्या अपने विचार हैं इलेक्शंस को लेके, क्यों आपने वोट किया। तो ये सारी चीज़ें ये इंडिविजुअल स्कॉलर्स उन सभी से स्टडी करते हैं और इनको एनालाइज करते हैं, ताकि हमें पता लगा सकें कि किस तरीके का मोबिलाइजेशन, किस तरीके की लीडरशिप का यहाँ पर रोल रहा है इन इलेक्शंस में। अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन पे। तो जो लास्ट डिकेड माना जाता है 20th सेंचुरी का, इसमें माना जाता है कि इलेक्शंस होने की वजह से दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इंडिया की पॉलिटिक्स में हुई हैं। पहला ये कि पार्टिसिपेशन ऑफ डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब सारे ही सेक्शंस लगभग लगभग, उनमें हम ये देखते हैं कि इलेक्शंस में जो वोटिंग होती है वो सारे सेक्शन से लोग यहाँ पर मतदान करने आते हैं, और इससे जो इलेक्शंस की फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ी बढ़ती है। इन सेक्शंस में मेनली जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, जिसमें विमेंस, ट्राइबल्स, दलित और OBC या गांव के लोग होते हैं, उनका भी अच्छा खासा नंबर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक अच्छी खासी विजिलेंट इलेक्शन कमीशन की वजह से, जो कि लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पैदा करने की बातें करती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराती है, इसका भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें लोगों के लार्जर पार्टिसिपेशन से देखने को मिलता है। सेकंड डेवलपमेंट ये होता है कि जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उनमें भी हमें रिमार्केबल चेंजेस दिखाई दिए हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं, तो मेनली रिप्रेजेंटेटिव्स जो हुआ करते थे वो अच्छे खासे पैसे वाले लोग हुआ करते थे, सोशली प्रिविलेज ग्रुप से लोग हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही 1980s का या लेट 80s का दौर आता है, वैसे ही जो कॉम्पोजिशन होता है पार्लियामेंट का वो और ज़्यादा बदलने लगता है और डाइवर्स होने लगता है। सभी तरीके के लोग आने लगते हैं, कास्ट से भी लोग आने लगते हैं, जैसे कि OBCs, दलित, विमेन, ट्राइबल्स, गांव से भी लोग अपने चुन के भेजते हैं। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि कैसे इलेक्शंस होने की वजह से जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है, डेमोक्रेसी का एसेंस है, वो इंडिया में अब डेवलप होना शुरू हो जाता है। और कुछ ऑब्जर्वर्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इंडिया में है उसकी वजह से डेमोक्रेटाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से दलित, विमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज, बहुजन समाज, इन सभी से लोग पॉपुलर डिस्कोर्स और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं और अच्छा खासा सपोर्ट बेस अपना बना के रखते हैं। वैसे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों इसमें सिर्फ डेटा ही दिया गया है। अब हम बात करते हैं इश्यूज इन दी स्टेट इलेक्शंस। अब कौन कौन से इश्यूज इन स्टेट इलेक्शंस में देखने को मिलते हैं, इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है। अब ये जो इश्यूज होते हैं ये सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर और पॉलिटिक्स, इन सभी को मिलाकर कुछ इश्यूज हमारे सामने रखे गए हैं। जैसे कि कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी को इशू बनाती हैं, महंगाई को इशू बनाया जाता है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोड ट्रांसपोर्ट, सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ें भी हैं। साथ ही साथ जो वेलफेयर प्रोग्राम हैं, सोशल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, कुछ कल्चरल सिंबल्स हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, करेक्शन, एफिशिएंसी, लॉ एंड ऑर्डर, अकाउंटेबिलिटी,
तो ये सब इश्यूज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा उठाए जाते हैं ताकि जो इनके लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लोगों को इन इश्यूज पर मोबिलाइज कर सकें, और अच्छा खासा कैंपेन प्रोग्राम इन पार्टीज से चलाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो बीजेपी जो है उसका एक कंसिस्टेंट एफर्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि लार्जर पैन इंडिया रिलीजियस आइडेंटिटी को यहाँ पर एक क्रिएट करने की कोशिश करती है, जहाँ पर बीजेपी का मेन एजेंडा कल्चरल मोबिलाइजेशन का होता है, जो कि एक मेजर चेंज ला चुका है पिछले कुछ डिकेड्स में। इलेक्टोरिकली देखें तो इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें नज़र आती है, जहाँ पर वेरियस सोशल ग्रुप्स जो होते हैं वो अपनी एक पैन आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, और बीजेपी इन्हीं पर अपनी पॉलिटिक्स जो है वो खेलती है, और बीजेपी की मेन स्ट्रैटेजी भी यही मानी जाती है। उसके बाद पिछले कुछ सालों में हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ट्रेंड जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। जो सरकारें हैं वो अपनी पॉलिसीज़ के ऐड अब यूट्यूब पे भी चलाती हैं, टीवी पे तो आते ही हैं, अखबारों में भी आते हैं, अब हमारे फ़ोन्स पे भी आ चुके हैं, स्मार्ट टीवीज़ पे आते हैं, रोड पे ब्रॉडकास्ट भी किए जाते हैं पब्लिक होर्डिंग्स के द्वारा। तो ये भी अच्छा खासा इम्पैक्ट लोगों की मोबिलाइजेशन पर डालता है, और कुछ यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं, और अच्छा खासा इम्पैक्ट उनका भी पड़ता है। अब जो ये इम्पैक्ट होता है कैंपेन का, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा माना जाता है, क्योंकि 1990s से पहले की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हुआ नहीं करती थी, क्योंकि सारी जो खबरें हुआ करती थी या तो वो टीवी पे आती थी और अखबारों में आती थी। अब उस समय की जो लिटरेसी भी थी वो भी कम ही हुआ करती थी, तो लोगों को बहुत ही कम पता हुआ करता था कि क्या हो रहा है देश में। लेकिन 1990s के बाद से जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, हम अपनी जो इकोनॉमी है, हमने अपने जो हॉराइजन है उसको वाइड अप किया, तब से हम ये देख सकते हैं कि जो पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है वो जन जन तक पहुंचने का काम सरकार कर रही है। 1991 के मुद्दों पर भी ये सवाल उठाए जाते हैं, जैसे कि कुछ इलेक्शंस में ये देखा जाता है कि जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में लाए गए वो भी अच्छी खासी यहाँ पर एक टूल की तरह काम करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन स्टेट्स में। बहुत सारे लीडर्स भी इसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाते हैं, जो कि इसको ही अपना मुद्दा बनाते हैं, जो कि मुद्दा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट का। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे अपना जो है वो ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, कुछ पॉलिसी एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही हम ये देख सकते हैं। और लास्टली यहाँ पर इंडिया की बात की गई है, तो पॉलिसी एक्सपेरिमेंट्स इंडिया में अच्छे खासे हो रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है आंध्र प्रदेश में, पहले तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हुआ करता था, तो पहले हैदराबाद में जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनका ये प्रयास रहा था कि हैदराबाद को एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए। उसके बाद जो एस एम कृष्णा है वो बेंगलोर को एक नया सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे थे सर्विस डेवलपमेंट में। फिर नरेंद्र मोदी जो कि 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ पर एफडीआई लाने की बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स में। तो ये सारे मुद्दों पर भी अच्छी खासी पॉलिटिक्स स्टेट के अंदर हम खेलते हुए सभी पार्टियों को देख सकते हैं, जिनका अच्छा इम्पैक्ट लोगों की मोबिलाइजेशन पर पड़ता है, जहाँ पर लोगों के पास डाइवर्स मुद्दे होते हैं, और अपने हिसाब से जो लोग हैं वो इलेक्शंस में वोट देते हैं, और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अपनी असेंबलीज में भेजते हैं ताकि वो लोग इनके लिए लॉस बना सकें और अच्छी खासी इनकी डेवलपमेंट हो सके। यही था इस पूरे यूनिट में। थैंक यू सो मच।